सर। काफ़ी दिन तक हमने डिस्कस किया बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैनेजमेंट जो पेपर है आपका लगभग 70 to 80% लगभग वही है जो आपने 11th और 12th क्लास में देखा हुआ है। कंटेंट्स अब थोड़े ब्रॉड वे में या इसका प्रैक्टिकल कंप्लायंस क्या हो सकता है उस रूप में आपको यहाँ पर सिलेबस में दिए गए हैं। लेकिन बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये ऐसा पेपर है जिसके बारे में स्कूल एजुकेशन में कंटेंट्स की बात कर लें, चाहे उसके किसी भी टॉपिक को कवर करने वाली बात कर लें, ये हमको देखने को नहीं मिलती। इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस इस बात पे रहता है कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके साथ हम ज़्यादा आपके साथ इंटरेक्शन की बात करें। लेकिन बीच बीच में हमारा दूसरा जो पेपर है जिसकी सिग्निफिकेंस की जो बात हमने की थी कि खाली पेपर नहीं है, मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको क्वालिफाइंग, आपको स्कोरिंग, इन दो एस्पेक्ट्स को पूरा करने के साथ साथ ये आपको दे सकता है एक लाइफ स्टाइल आपको दे सकता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है आप हमेशा ये जानकर रखेंगे। मैनेजमेंट यानी जहाँ पर किसी भी तरह की कोई रिपीटेशन नहीं है, डुप्लीकेशन नहीं है, वेस्टेज नहीं है, और हम कोशिश कर रहे हैं लगातार परफेक्शन की तरफ बढ़ने की। हम हर समय कुछ और बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही हमको अपॉर्चुनिटी देता है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के जितने एस्पेक्ट्स अब तक डिस्कस किए हैं हमने, ये केवल एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ के साथ कहीं ना कहीं इसका इंटरेक्शन हो सकता है, इसका इंडिकेशन हमको देते हैं। अब उसमें एक डायमेंशन और जिसके बारे में कहीं कंफ्यूजन रहता है, 3 वर्ड हमने आज दिए हैं और ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बारे में समझने से ज़्यादा थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति स्टूडेंट्स में पाई जाती है। तो आज हम इसको बिल्कुल क्लियर करके इस लेक्चर का वाइंड अप करेंगे। तो 2 टर्म ये तो हमारे पैरेलल एक साथ काम में लिए जाते हैं, और तीसरा एक अलग रेफरेंस में काम में लिया जाता है। ये आप इससे सेगमेंट बना दें तो इधर वाला सेगमेंट आपको पूरा हम ये डिपार्टमेंटेशन के बारे में देखेंगे, और इस सेगमेंट में बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी रिपीटेशन बात को सुन लें आप, अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम जो काम कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए हम अपने डिसीजन मेकिंग पावर को यूज कर पाएँ, अपने पावर्स डिसीजन मेकिंग की जो है उसको एक्सरसाइज कर पाएँ। ये हमारे इन टर्म्स के, इसका प्रैक्टिकल कंप्लायंस के बारे में हमने 2 बार आपको पहले बता दिया है, एक बार फाइनली आज फिर इसको प्रूव कर लें। ये है हमारा बहुत जाना पहचाना एक डायग्राम जो हमको दिया हुआ है हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, संपर्क श्रृंखला का सिद्धांत की नेचुरल प्रोसेस होती है। हम 3rd यूनिट में चल रहे हैं मैनेजमेंट में, और इस पूरी जो 3rd यूनिट है इसका कंटेंट हमारा ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशन इन वर्ड्स के आधार पर टिका हुआ है। तो इसमें जो टर्म आती है वो है डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन, और दोनों जो डील करती हैं, दोनों का संबंध है वो है अथॉरिटी से, अधिकारों से। अधिकारों का ये शब्द काम में इसका मतलब है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण, और डेलीगेशन को हम कहां से लेंगे, प्रत्यायोजन। तो हेनरी फ्योल ने जब हमको मैनेजमेंट की जानकारी दी, मैनेजमेंट की समझ हमको दी, उसने उसको प्रैक्टिकली कई चीज़ों को प्रूव करके बताया। उसमें ये प्रिंसिपल भी हमारा प्रैक्टिकल समझ का एक प्रिंसिपल है। इसमें क्या बात थी कि स्केलर चेन बनती है। स्केलर चेन मतलब चेन ऑफ रिलेशंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि ऊपर से लेके नीचे। हम पूरा आपको एक डायग्राम ले चुके हैं कि एक आदर्श स्थिति, एक आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए किसी भी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को तैयार करने के लिए। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम कोई हम रिपीट कर लेंगे, जैसे मान लो यहाँ ले लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद में ये डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की बात कर लें, ये सुपरवाइजर्स की बात कर लें, वर्किंग ग्रुप्स की बात कर लें। ये हमारे मान लो एक स्केलर बना, एक हायरार्की बनी, ऊपर से नीचे का क्रम बना। अब इसमें क्या होता है कि एक नेचुरल प्रोसेस जो ऑर्गेनाइजिंग की थी, हमने क्लास में डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजिंग करते समय या संगठन बनाते समय हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो एक्टिविटीज़ को हम ग्रुपिंग उसकी करते हैं, श्रेणियों में उसका विभाजन करते हैं, और उसके बाद में असाइनिंग दी जॉब्स, हर लेवल पर कुछ काम बांटना, और काम अकेला नहीं बढ़ता है।
काम के साथ दो चीजें पैरेलल चलती हैं, और दो चीजें क्या है, एक होती है ऑथोरिटी और एक होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी अब शायद भूल नहीं पाएंगे आप, ऑथोरिटी का मतलब है डिसीजन मेकिंग की ऑथोरिटी। मुझे जो काम करना है उसको पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपने डिसीजन मैं खुद ले पाऊँ, ये मेरी ऑथोरिटी है। रूटीन के कामों के लिए मान लो कहीं बहुत टेक्निकल कोई समस्या हमारे सामने पैदा हो गई या बहुत बड़ा इशू हमारे सामने क्रिएट हो गया, तो हमें अपने हायर ऑथोरिटीज़ के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता। वो छोड़ दें, उसके एक्सेप्शंस की बात छोड़ दें। अदरवाइज इन जनरल एलोकेशन ऑफ वर्क ये अकेला नहीं जाता है, इसके साथ एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी ये नेचुरल प्रोसेस में फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसका फ्लो होता है। तो अगर किसी भी लेवल पर किसी भी व्यक्ति को हमने कोई काम बांटा है तो उस काम के साथ हमने उसकी अथॉरिटी भी दी है, और अथॉरिटी का मिसयूज नहीं हो इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो ये जब हमने इस तरह का एक हायरार्की तैयार कर ली तो हमने विकेंद्रीकरण कर दिया, ये बात हम क्लियर कर लें। विकेंद्रीकरण का मतलब है एक्सपांशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, ऊपर से लेके नीचे क्रम में। एक जो नेचुरल प्रवाह हम मान सकते हैं वो है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा, आप रोक नहीं सकते। काम बांटा, अधिकार बांटे तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑटोमेटिकली हो गया। अब ये दूसरी बात आती है डेलीगेशन, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। डेलीगेशन ये एक नेचुरल प्रोसेस का पार्ट नहीं है। डेलीगेशन डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर क्या होता है कि कई बार किसी भी लेवल पर वर्कलोड मान लो बहुत ज़्यादा है, या किसी व्यक्ति को हमको किसी दूसरे काम में डाइवर्ट करना है, तो उसकी हेल्प के लिए हम डेलीगेशन का यूज कर सकते हैं। डेलीगेशन मीन्स आपके पास जो पावर्स हैं, किसके पास, किसी भी लेवल पर। देखो बहुत बड़ी बात है, आपके पास पावर होनी चाहिए। किसी दूसरे को पावर दें, किसी दूसरे को अथॉरिटी दें, उससे पहले ये एश्योर कर लें कि आपके पास है क्या। आप दूसरे व्यक्ति को असाइन करने जा रहे हैं तो ऐसा काम देने के लिए, ऐसा काम बांटने के लिए अगर आपके पास पावर्स है, अथॉरिटी है, तो डेलीगेशन होता है, अदरवाइज नहीं। अ पावरलेस पर्सन कैन नॉट डेलीगेट एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी। ये हमारा एक ब्रह्म वाक्य भी मान सकते हैं इस फिल्म में कि पहले पावर खुद आपके पास होनी चाहिए। पावर कहाँ से आई? पावर आई थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो अब हमने क्या किया कि कभी हमारे पास समय का अभाव है या दूसरे व्यक्तियों की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या करते हैं कि अपने पावर्स में से, अपने राइट्स में से कुछ पावर्स या कुछ राइट्स किसी दूसरे व्यक्ति को दे दें। अब यहाँ ध्यान देना, दूसरे व्यक्ति से क्या मतलब है? दैट अदर पर्सन शुड बी क्लोजली रिलेटेड विद यू, आइदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर और इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म। अपनी जो पीयर ग्रुप के मेंबर्स हैं उनमें या अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट के फेवर में आप अधिकार छोड़ सकते हैं। ये बहुत जरूरी होगा कि ये जो अथॉरिटी है ये यहाँ पर डेलीगेशन कर दे, ऐसा नहीं होगा। डेलीगेशन हमारे हमेशा क्या होगा? जो इमीडिएटली कनेक्टेड पर्सन्स हैं, या तो पीयर ग्रुप के मेंबर्स हैं या बोथ सबऑर्डिनेट, जो डायरेक्ट उनका हायरार्की में रिलेशनशिप का एक लेवल पाया जाता है, इनके बीच में होगा। तो ये क्लोजली रिलेटेड पर्सन्स, क्लोजली एसोसिएटेड पर्सन्स, पीयर ग्रुप मेंबर्स, इनके बीच में डेलीगेशन होता है। और फिर ध्यान देना, डेलीगेशन किया जाए कोई जरूरी नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट है, अगर दूसरे व्यक्ति की हेल्प चाहिए, अगर इसके आधार पर और बेटर काम किया जा सकता है तो डेलीगेशन किया जाए, अदरवाइज डेलीगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन विदाउट डिसेंट्रलाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस पूरी नहीं होती है। अब ये दोनों में डिस्टिंग्विश करना ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और एक और जैसे मान लो छोटा सा अपन एक टेबुलेशन फॉर्म में और देख लें अपन, ये है हमने डिसेंट्रलाइजेशन और ये डेलीगेशन। अब इन दोनों को अगर समझना है तो इसके बारे में हम क्या क्या बात कर सकते हैं? जैसे ये डिफरेंस की बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे नंबर 1 करें हम
कि एसेंशियल, क्या जरूरी है, क्या ऐसा करना जरूरी है? यस, डिसेंट्रलाइजेशन एसेंशियल, डेलीगेशन इज नॉट एसेंशियल। डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी है, डेलीगेशन चाहे तो करें चाहे तो नहीं करें। एक्सटेंड यानी इसकी मात्रा, कितना हम डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी, समता के सिद्धांत के आधार पर एक सा काम करने वाले, एक से लेवल पर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को इक्वल अथॉरिटी का डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। और यहां पर यह वरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, क्योंकि हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट्स ने किया हो, कुछ ने नहीं किया हो, कुछ ने किस रेंज तक किया हो। तो एक्सटेंट जो इसकी है वो डिफर करती है, दोनों में एक जैसी स्थितियां देखने को नहीं मिलती है। ये पॉलिसी कैरेक्टर की बात करें तो यस, ये पॉलिसी का पार्ट है, ये पॉलिसी का पार्ट नहीं है। आपको कोई बाउंड नहीं करता है, मजबूर नहीं करता है। आप डेलीगेशन करना चाहें तो करें, अदरवाइज नहीं करें, वो आपकी परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक इसको हम चार्ट की प्रेजेंटेशन की बात करें, एक चार्ट बनाकर, डायग्राम बनाकर अगर इसको शो करें, डिपिक्ट करें, प्रेजेंट करें, तो चार्ट के ऊपर डिसेंट्रलाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, लेकिन डेलीगेशन को चार्ट के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। और समझ गए आप अच्छी तरह क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स ने किया हो, कुछ ने नहीं किया हो, कुछ ने ज़्यादा किया हो, कुछ ने कम किया हो। ये जो चीज़ें डिफर करती है, तो उससे इन दोनों के बीच में किसी भी तरह की एक कॉमन जो स्थिति बनती है, उसकी हम संभावनाओं को बिल्कुल सिरे से नकारते हैं। इसकी आवश्यकता या संभावना ये बनेगी नहीं, एक ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। इसके बाद में स्टेटस की अगर बात करें तो ये स्टेटस सिंबल है। डेलीगेशन, सॉरी, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, अधिकार बांटे गए, हमको एम्पावर किया गया, हमें डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी दी गई, तो इससे हमारा स्टेटस थोड़ा बेटर नजर आता है। और ये इस तरह की कोई बात नजर नहीं आती, स्टेटस की बात नहीं है। हम तो जब अधिकारों को आगे और फैलाएंगे तो ही हमारे स्टेटस नजर आएगा, ऐसी बात नहीं। तो बहुत डिस्कशन इसके बारे में किया जा सकता है, लेकिन मोटी बात आपको समझनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस और डेलीगेशन ये सर्कमस्टेंसेस बेस्ड सिचुएशन मानी जा सकती है। तो इन दोनों के बीच में कोरिलेशन की बात कर लें या इसके डिफरेंसेस की बात कर लें, वो इस डायग्राम से आपको पता लग जाना चाहिए। अब इसी के लगभग पैरेलल एक टर्म और हमको एक जैसी नजर आती है, लेकिन इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है, और उसका नाम है डिपार्टमेंटेशन। इसको नाम देते हैं विभागीकरण। ऑर्गेनाइजेशन की जब भी बात की जाती है तो हम जब भी चार्ट बनाते हैं, जो लेवल्स होते हैं उनको शो करते हैं, तो हमारे पास कई तरह के डिपार्टमेंट्स उस पर शो करने के लिए अवेलेबल होते हैं। अब ये डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे शो किया जाता है, इसका भी आपको एक मैकेनिज्म पता होना चाहिए। ये भी डिपार्टमेंटेशन यानी कितने डिपार्टमेंट होंगे, ये कंपनी से कंपनी में डिफर करेगा। ये तो हमने बात की थी, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट में डिफर करेगा, लेवल टू लेवल डिफर करेगा, लेकिन यहां पर क्या बात कर रहे हैं, फ्रॉम कंपनी टू कंपनी या फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, ये डिफरेंस की बात यहां पर आएगी कि एक कंपनी कुछ डिपार्टमेंट्स अलग तरीके की रखती है, दूसरी कंपनी के डिपार्टमेंट्स की जो सेटअप की बात आती है वो अलग तरीके की होती है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स जब बनाए जाते हैं, डिपार्टमेंट्स का एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, तो उसका बेस क्या बनता है, उन बेसिस के बारे में एक प्राइम जानकारी खाली आपके पास रहे, ये आपके लिए जरूरी है। तो ज़्यादातर जो इसका बेस माना जाता है वो होता है फंक्शंस। हमने हमेशा जो संगठन की बात आपके साथ की है, उसमें फंक्शंस ही हमारे डिपार्टमेंटेशन का बेस है। फंक्शंस क्या, हमने बात की प्रोडक्शन, हमने बात की मार्केटिंग, हमने बात की ह्यूमन रिसोर्सेज, हमने बात की मार्केटिंग, सेलिंग। तो जितने फंक्शंस हैं, जितने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, इनको अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दो। एक नेचुरल जो संगठन बनाने का तरीका होता है, मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शंस। जितने कार्य स्पेसिफिक फंक्शंस कंपनी में करने पड़ते हैं, उसके हिसाब से संगठन में डिपार्टमेंट्स का एक सेटअप तैयार हो जाता है। कई बार इसको तैयार करने के लिए जो बात आती है वो होता है
ज्योग्राफी या टेरिटरी, ऑन द बेस ऑफ ज्योग्राफी और टेरिटरी। और जनरली इसमें हम देखते हैं ये एक नक्शा बना के देख सकते हैं, इसलिए ये बात आती है। तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये पॉपुलर तरीका डायरेक्शंस को बताने का है। वो बात यहाँ पर भी होती है कि नॉर्थ जोन डिपार्टमेंट, साउथ जोन है, ईस्ट जोन है, वेस्ट जोन है, और आपकी और रिक्वायरमेंट होती है सभी जो नोट कर दो। ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। आपके जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितना बड़ा अपनी कंपनी का व्यापार क्षेत्र है, उसके हिसाब से आप इस जगह सेटअप कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास क्या बेस बन सकता है, वो बन सकता है ऐसे मान लो प्रोसेस है। कंपनी में बहुत सारे स्टेप से होकर, बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर अगर हमारी संपन्न होती है, सारी फंक्शन खत्म होती है, तो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग हमारा डिपार्टमेंट तैयार किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। फिर बात आती है हमारे यहाँ पर कस्टमर्स या क्लाइंट्स। कस्टमर क्या होते हैं, एक तो डायरेक्ट सेल्स सर्विसेज होती है, और या हम मिलिट्रीज का यूज करते हैं। तो हमारे कई बार कस्टमर वो होते हैं जो डायरेक्ट यूज करने वाले व्यक्ति होते हैं, और बाकी क्या होते हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, एजेंट्स हैं। तो ये हमारे फिर इसके अलग अलग सेगमेंट के आधार पर अलग अलग जो हमारी स्थितियाँ बनती है। तो डिपार्टमेंट्स हर कंपनी में एक जैसे नहीं होंगे। विभाग बनाने के, विभागीकरण करने के, हर कंपनी का अपना एक पैटर्न होता है, सिस्टम होता है। ज़्यादातर जो काम होता है वो क्या होता है, टू फॉलो ट्रेडिशंस। ज़्यादातर ये तरीका होता है, कोई नई सोच आप लेकर आ जाए वो बात अलग है। अदरवाइज डिपार्टमेंट्स के आधार पर जो बात आती है कि हमारे ट्रेडिशनली हमने आज तक क्या किया हुआ है, हमसे जो पहले मैनेजर्स रहे, हमसे पहले जो भी अथॉरिटीज़ रही, उन लोगों ने कैसे डिपार्टमेंट बनाए, ये हमारा उसके फॉर्मेशन का आधार बन जाता है। लेकिन मोटी बात यह है, ये कुछ प्राइम चीज़ें ऐसी है जिसके आधार पर डिपार्टमेंटेशन तय होता है। तो तीनों चीज़ें, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन और डिपार्टमेंटेशन, मीनिंग के हिसाब से, इसकी व्याख्या के हिसाब से, इसके उपयोग के हिसाब से, अब आपके किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर रहता है तो हमेशा इन्वाइटेड है, आप कभी भी व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, मेल के माध्यम से कभी भी बातचीत कर सकते हैं। गुड लक।